सांस बिना ससुराल अधूरा स्वागत। बारात की चहल पहल धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। दुल्हन रिया को डोली उसके नए घर के सामने आकर रुकी। उसके हाथों की मेहंदी अब भी गहरी लाल थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। हर लड़की की तरह उसने भी बचपन से अपने ससुराल के सपने देखे थे। वह सोचती थी कि शादी के बाद उसकी एक दूसरी माँ होगी जो उसे प्यार से गले लगाएगी, उसकी आरती उतारेगी और कहेगी, आओ बेटी, आज से यह घर तुम्हारा है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। शादी से 3 महीने पहले ही उसकी होने वाली सास सरोज जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कई लोगों ने शादी टालने की भी सलाह दी थी, लेकिन दोनों परिवारों ने सोचा कि शायद नई शुरुआत इस टूटे हुए घर में फिर से खुशियाँ ला सके। रिया ने पहली बार जब इस घर की दहलीज पर कदम रखा तो दरवाजे पर आरती की थाली तो रखी थी, लेकिन उसे घुमाने वाला कोई नहीं था। ससुर राजेश जी ने कांपते हाथों से थाली उठाई। उनकी आंखें बार बार भर आ रही थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, तुम्हारी माँ होती तो आज सबसे ज़्यादा खुशी वही होती। रिया कुछ नहीं बोली। उसने झुककर उनके पैर छुए और मन ही मन सोचा, काश एक बार मैं उन्हें माँ कह पाती। घर के अंदर हर चीज़ करीने से सजी हुई थी। दीवार पर सरोज जी की बड़ी सी मुस्कुराती तस्वीर लगी थी, जिस पर ताजे फूलों की माला चढ़ी थी। रिया अनायास ही उस तस्वीर के सामने जाकर रुक गई। ऐसा लगा जैसे तस्वीर में मुस्कुराती हुई वह महिला उसे देख रही हो। रिया की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, माँ, मैं आपको कभी देख नहीं पाई, लेकिन वादा करती हूँ कि इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। उसी समय उसके पति अर्जुन उसके पास आए। उन्होंने रिया के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता है माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे आने से शायद इस घर में मेरी फिर से हंसी लौट आए। रिया बस हल्का सा मुस्कुरा दी। शाम तक रिश्तेदार एक एक करके चले गए। रात होते होते पूरा घर फिर से उसी पुराने सन्नाटे में डूब गया। रिया पानी पीने के लिए रसोई में गई। वहाँ उसने देखा कि राजेश जी अकेले बैठकर ठंडी चाय पी रहे थे। उन्होंने जल्दी से कप छिपा लिया। कुछ नहीं बेटा, आदत है। रिया ने कप उठाकर देखा, चाय में चीनी ही नहीं थी। उसका दिल भर आया। उसे समझ आ गया कि इस घर में सिर्फ एक इंसान नहीं गया था, उसके साथ पूरे घर की मुस्कान चली गई थी। उस रात रिया को नींद नहीं आई। वह खिड़की के पास बैठी आसमान को देखती रही। फिर उसने मन ही मन एक फैसला किया, अगर भगवान ने मुझे इस घर की बहू बनाया है तो मैं सिर्फ बहू बनकर नहीं रहूँगी, मैं इस घर की बेटी बनूँगी और जहाँ तक हो सके माँ की कमी भी पूरी करने की कोशिश करूँगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी इस सोच की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है, और वही परीक्षा तय करेगी कि वह यह घर उसे सिर्फ बहू मानेगा या सचमुच अपनी बेटी। सुबह के 5 बजे थे। पूरा घर अभी गहरी नींद में था, लेकिन रिया की आँख खुल चुकी थी। उसने चुपचाप स्नान किया, पूजा की और पहली बार उस रसोई में कदम रखा जहाँ कभी उसकी सास सरोज जी घंटों खड़ी होकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाया करती थी। रसोई की हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। मसालों के डिब्बों पर सुंदर लिखावट में नाम लिखे थे। एक कोने में स्टील का डब्बा रखा था जिस पर लिखा था, परिवार के लिए। रिया ने धीरे से वह डिब्बा खोला। उसमें कुछ पुराने कागज और एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर सरोज जी की लिखावट थी, घर को बड़ा बनाने के लिए पैसे नहीं, प्यार चाहिए। रिया की आंखें नम हो गई। उसने सबसे पहले अदरक और इलायची वाली चाय बनाई, फिर नाश्ते में आलू के पराठे और दही तैयार किया,
थोड़ी देर बाद राजेश जी कमरे से बाहर आए। उन्होंने रसोई से आती खुशबू महसूस की तो कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। धीरे धीरे उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज बिल्कुल वैसी ही खुशबू है जैसी तुम्हारी माँ के रहते इस घर में आती थी। रिया मुस्कुराई। पापा जी, आज से चाय मैं बनाऊंगी। पापा जी शब्द सुनकर राजेश जी चौंक गए। सरोज जी के जाने के बाद किसी ने उन्हें इतने अपनापन से नहीं पुकारा था। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार रिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो बेटा। उधर अर्जुन भी उठ चुका था। टेबल पर बैठकर उसने हंसते हुए कहा, वाह, शादी के बाद पहली बार ऑफिस जाने का मन कर रहा है। कई दिनों बाद घर में हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। दोपहर को पड़ोस की दो औरतें घर आईं। वे धीरे धीरे बातें कर रही थीं, लेकिन उनकी आवाज़ रिया तक साफ पहुंच रही थी। बेचारी बहू, सास का सुख तो मिला ही नहीं। दूसरी बोली, और इस घर का क्या होगा? बिना औरत के घर कब तक चलता है? रिया ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप उन्हें चाय दी और मुस्कुराकर विदा किया। उनके जाने के बाद उसने सरोज जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, माँ, लोग कहते हैं इस घर में औरत नहीं रही, लेकिन जब तक मैं हूँ कोई इस घर को अधूरा नहीं कहेगा। उसी शाम राजेश जी को तेज चक्कर आया। रिया दौड़कर उनके पास पहुंची। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अर्जुन घबरा गया। रिया ने बिना समय गंवाए डॉक्टर को फ़ोन किया, दवा निकाली और समय पर उन्हें दवा दे दी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। अर्जुन ने पहली बार रिया की तरफ गर्व से देखा। उस रात राजेश जी अपने घर में अकेले बैठे थे। उन्होंने अलमारी खोली। वहाँ सरोज जी की एक पुरानी साड़ी रखी थी। उसे हाथ में लेकर वे फूट फूट कर रो पड़े। सरोज, देख रही हो ना, हमारी बहू बिल्कुल तुम्हारी तरह इस घर को संभाल रही है। दरवाजे के बाहर खड़ी रिया ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन एक और वादा किया, मैं इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी परीक्षाओं से क्यों ना गुजरना पड़े। सरोज जी को गुजरे हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे। रिया ने धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अब राजेश जी समय पर दवा लेते, अर्जुन मुस्कुराते हुए ऑफिस जाता और घर में फिर से रौनक लौटने लगी थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जब किसी घर में खुशियां लौटने लगती हैं तो कुछ लोगों को वह रास नहीं आती। एक रविवार की सुबह दरवाजे की घंटी बजी। बाहर अर्जुन के चाचा रमेश और उनकी पत्नी कमला खड़े थे। अरे बेटा, सोचा नई बहू से मिल भी लें और भाई साहब का हाल भी पूछ लें। राजेश जी ने उनका सम्मान से स्वागत किया। रिया ने चाय नाश्ता बनाया और सबके सामने रख दिया। कमला चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू काम तो अच्छा कर लेती हो, लेकिन सास का अनुभव कहाँ से लाओगी? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अनुभव समय सिखा देता है चाची जी। कमला चाची हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उनके चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद रमेश चाचा राजेश जी को अलग कमरे में ले गए। भाई साहब, अब आपकी उम्र हो गई है, मकान और ज़मीन का कुछ फैसला कर दीजिए, बाद में बच्चों में झगड़े होते हैं। राजेश जी ने शांत स्वर में कहा, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। रमेश चाचा बोले, आजकल की बहुओं का क्या भरोसा, कल को सब अपने नाम करवा ले तो। दरवाजे के बाहर से गुजरती रिया ने यह बात सुन ली। उसका दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। जिस घर को उसने अपना समझकर अपनाया था, उसी घर में उसके चरित्र पर शक किया जा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को अर्जुन ने देखा कि रिया छत पर अकेली बैठी है। क्या हुआ? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं। अर्जुन समझ गया कि बात कुछ और है। बहुत पूछने पर रिया ने सारी बात बता दी। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस लड़की ने इस घर के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, उसके बारे में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? अगली सुबह रमेश चाचा फिर वही बात छेड़ बैठे।
इस बार अर्जुन चुप नहीं रहा। चाचा जी, जिस बहू ने माँ की कमी पूरी करने की कोशिश की है, उस पर शक करने से पहले एक बार उसके त्याग को भी देख लीजिए। पूरा कमरा शांत हो गया। राजेश जी उठे और सबके सामने बोले, रमेश, जब सरोज चली गई थी तब मुझे लगा था कि मेरा घर हमेशा के लिए सूना हो गया है, लेकिन भगवान ने मुझे बहू नहीं बेटी भेजी है। उन्होंने रिया की तरफ देखा। जिस दिन यह इस घर में आई, उसी दिन से इसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पहले मेरी दवा, फिर घर का काम, फिर अर्जुन की चिंता और आखिर में खुद। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। राजेश जी आगे बढ़े और सबके सामने बोले, आज से कोई भी मेरी बेटी पर उंगली उठाने से पहले मुझसे बात करेगा। रमेश चाचा और कमला चाची शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ गए, लेकिन उनके मन का लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। जाते जाते कमला चाची ने धीमी आवाज में कहा, देखना, एक दिन यही बहू इस घर को अपने नाम करवा लेगी। रिया ने यह बात भी सुन ली। उसने भगवान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने कर्मों से हर गलत सोच का जवाब दे सकूं। रमेश चाचा के जाने के बाद घर में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन उनके कहे हुए शब्द कहीं ना कहीं रिया के दिल में चुभते रहे। उसने तय कर लिया था कि वह किसी को भी अपने व्यवहार से शिकायत का मौका नहीं देगी। दिन बीतते गए। एक सुबह राजेश जी हमेशा की तरह मंदिर जाने के लिए निकले। जाते समय उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रिया बेटा, लौट कर तुम्हारे हाथ की खीर खाऊंगा। आज बहुत दिनों बाद मन किया है। रिया मुस्कुराकर बोली, जरूर पापा जी, आपकी पसंद की खीर ही बनेगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। करीब 1 घंटे के बाद अर्जुन के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप राजेश शर्मा के बेटे बोल रहे हैं? जी, आपके पिताजी का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें तुरंत सिटी हॉस्पिटल लाया गया है। अर्जुन के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। रिया ने बिना एक पल गवाए गाड़ी की चाबी उठाई। दोनों अस्पताल पहुंचे। राजेश जी बेहोश थे। उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, लेकिन उससे पहले खून की जरूरत है। इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो बहुत दुर्लभ है। अस्पताल के ब्लड बैंक में भी यह ग्रुप उपलब्ध नहीं था। अर्जुन घबरा गया। रिश्तेदारों को फ़ोन किए गए, लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप मेल नहीं खाया। रिया ने तुरंत अपना टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई, उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव था। डॉक्टर ने कहा, अगर आप तैयार हैं तो अभी रक्तदान करना होगा। रिया ने बिना 1 सेकंड सोचे कहा, पापा जी को बचाने के लिए जितना खून चाहिए ले लीजिए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। रिया ने रक्तदान किया। कमजोरी के बावजूद वह अस्पताल के बाहर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी रही। घंटों की परीक्षा के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा। खतरे की कोई बात नहीं है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। 2 दिन बाद जब राजेश जी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, मुझे किसने बचाया? डॉक्टर मुस्कुराए, आपकी बहू ने नहीं, आपकी बेटी ने। अगर समय पर उन्होंने रक्तदान नहीं किया होता तो आपको बचाना बहुत मुश्किल था। राजेश जी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से रिया का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, सरोज अगर आज जिंदा होती तो तुम्हें सीने से लगाकर कहती कि मुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मिली है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी, लेकिन अस्पताल के उसी कॉरिडोर में एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। वह था रमेश चाचा। पहली बार उन्हें अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। उनके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें एहसास हो गया कि जिस लड़की पर उन्हें लालच का आरोप लगाया था, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने ससुर की जान बचाई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राजेश जी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। घर में फिर से हंसी लौट आई थी। हर सुबह रिया उन्हें शाम पर दवा देती, समय पर दवा देती, हल्का नाश्ता बनाती और शाम को उनके साथ बैठकर बातें करती। राजेश जी अक्सर उसे देखते रहते। उनके मन में बस एक ही बात आती, काश
सरोज आज होती, वह रिया को देखकर कितनी खुश होती। एक दिन राजेश जी ने रिया को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने अलमारी की सबसे ऊपर वाली शेल्फ से एक पुराना लकड़ी का बक्सा उतारा। बक्से पर हल्की धूल जमी थी। उन्होंने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर बड़ी सलीके से सरोज जी की साड़ियाँ, कुछ पुराने गहने, शादी की तस्वीरें और एक सफ़ेद लिफाफा रखा था। उस लिफाफे पर साफ अक्षरों में लिखा था, मेरे होने वाली बहू के लिए। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। बेटी, शायद जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही होगी तब मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन एक माँ का आशीर्वाद कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे नहीं पता तुम कैसी हो, कहाँ से हो, तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जिस दिन तुम इस घर में आओगी उसी दिन से तुम मेरी बेटी बन जाओगी। अगर कभी मुझसे मिलने का मौका ना मिले तो इस बात का दुख मत करना। बस मेरे परिवार को अपना परिवार समझना। राजेश जी बाहर से बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन दिल से बहुत भावुक हैं। समय पर दवा ना ले तो उन्हें याद दिला देना। अर्जुन गुस्से में जल्दी बोल देता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। उसे हमेशा प्यार से समझाना। और अगर कभी तुम्हें लगे कि इस घर में तुम्हें कोई समझ नहीं रहा तो मेरी तस्वीर के सामने बैठकर दिल की बात कह देना। यकीन मानना, तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर सुनेगी। मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, लेकिन हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी माँ सरोज। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रिया की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चिट्ठी को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही पड़ी। माँ, आपने मुझे देखे बिना इतना प्यार कैसे कर लिया। राजेश जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, यह चिट्ठी सरोज ने शादी की बात पक्की होने के कुछ दिनों बाद लिखी थी। वह कहती थी, अगर किसी वजह से मैं अपनी बहू से ना मिल सकी तो कम से कम मेरे शब्द उससे मिल लें। रिया ने धीरे से चिट्ठी को माथे से लगाया। पापा जी, आप मुझे सच में लगा कि मेरी माँ मुझे मिल गई। उसी समय अर्जुन भी कमरे में आ गया। उसने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें भी भर आईं। उस रात पूरे परिवार ने सरोज जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। रिया ने तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ, जब तक मेरी सांस चलेगी इस घर का कोई सदस्य कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। ऐसा लगा जैसे कमरे में बहती हवा ने दीपक की लो को हल्का सा हिलाया हो। राजेश जी मुस्कुराए। देखा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा वादा सुन लिया। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य था। रिया रसोई में नाश्ता बना रही थी। राजेश जी अखबार पढ़ रहे थे और अर्जुन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी रिया का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, पापा। रिया ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ सुनते ही उसका दिल बैठ गया। रिया बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया है। अगर हो सके तो जल्दी आ जाओ। रिया के हाथ कांपने लगे। क्या हुआ माँ को? हार्ट की समस्या है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। फोन करते ही रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? रिया ने सब कुछ बता दिया। बिना देर के अर्जुन बोला, चलो अभी चलते हैं। उसी समय राजेश जी के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उनके हाथ से अखबार गिर गया। रिया और अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचे। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। उन्हें अलग 2-3 दिन बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रिया एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। एक तरफ उसकी जन्म देने वाली माँ अस्पताल में थी, दूसरी तरफ उसके ससुर जिन्हें वह पिता मान चुकी थी, गंभीर हालत में थे। उसकी आंखों के सामने दोनों परिवार घूमने लगे। उसने भगवान की मूर्ति के सामने जाकर आंखें बंद कर ली। हे प्रभु, मैं किसका साथ छोड़ूं? राजेश जी उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, मैं ठीक हूँ। रिया ने आंसू पोंछे और बोली, नहीं पापा जी, आप भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं। अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा, रिया, मैं पापा के साथ रहता हूँ, तुम अभी मायके जाओ, वहाँ मम्मी को तुम्हारी जरूरत है। रिया ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन अस्पताल पहुँचने के बाद उसे जो पता चला
उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। रिया पूरी रात अस्पताल में अपनी माँ के सिरहाने बैठी रही। वह लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही। अगली सुबह ऑपरेशन सफल हो गया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं है। रिया ने राहत की सांस ली। उसी समय अर्जुन का फोन आया। रिया, पापा अब पहले से बेहतर हैं। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि परिवार का मतलब सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता। मायका और ससुराल दो अलग घर नहीं होते, दोनों मिलकर एक ही परिवार बन जाते हैं। जब वो 2 दिन बाद वापस ससुराल पहुंची तो राजेश जी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रिया को देखते ही कहा, बेटा, आज मुझे अपनी बहू पर नहीं, अपनी बेटी पर गर्व है। तुमने दोनों घरों का फर्ज निभाया। रिया उनके गले लगकर रो पड़ी। लेकिन उसी समय डाकिया एक रजिस्टर लिफाफा देकर चला गया। लिफाफा खोलते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें अदालत का नोटिस था। नोटिस भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि रमेश चाचा थे। उन्होंने पुश्तैनी मकान पर अपना हक जताते हुए कोर्ट में केस कर दिया था। रिया ने पहली बार महसूस किया कि अब उसे सिर्फ रिश्ते नहीं, पूरे परिवार का सम्मान भी बचाना होगा। कोर्ट का नोटिस पढ़ते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राजेश जी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, जिस छोटे भाई को मैंने बेटे की तरह पाला, उसी ने आज मुझे अदालत में खड़ा कर दिया। अर्जुन गुस्से से भर उठा। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं पापा। उन्होंने हमारे प्यार का यही बदला दिया। लेकिन रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। गुस्से से रिश्ते नहीं बचते, पहले सच जान लेते हैं। कुछ दिनों बाद अदालत में पहली सुनवाई थी। रमेश चाचा अपने वकील के साथ पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि पुश्तैनी मकान में उनका बराबर का अधिकार है और राजेश ने उन्हें धोखा दिया है। राजेश जी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन भावुक होकर चुप रह गई। तभी रिया आगे बढ़ी। उसने जज से अनुमति लेकर शांत स्वर में कहा, माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं इस परिवार की बहू हूँ। मेरा इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं चाहिए। अगर इस घर की वजह से 2 भाइयों के रिश्ते टूट रहे हैं तो मैं अभी लिखकर देने को तैयार हूँ कि मुझे इस मकान का 1 इंच भी नहीं चाहिए। पूरा कोर्ट रूम एकदम शांत हो गया। रमेश चाचा भी हैरानी से रिया को देखने लगे। रिया ने आगे कहा, घर दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। अगर रिश्ते टूट गए तो यह मकान भी सिर्फ ईंटों का ढेर रह जाएगा। इतने मेरे राजेश जी खड़े हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जज साहब, मेरी बहू सच कह रही है। इसने कभी इस घर से कुछ नहीं मांगा, इसने तो सिर्फ हमारा प्यार मांगा है। उसी समय अर्जुन ने अदालत में एक पुरानी फाइल पेश की। उसमें सरोज जी की डायरी थी। डायरी के पन्ने पर लिखा था, मेरे दोनों देवर और मेरे पति हमेशा साथ रहे। अगर कभी संपत्ति की वजह से परिवार टूटने लगे तो संपत्ति छोड़ देना, लेकिन रिश्ता मत छोड़ना। यह पढ़ते ही रमेश चाचा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें अपने बड़े भाई की हर मदद याद आने लगी। कैसे राजेश जी ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया था, कैसे उनके बिजनेस में घाटा होने पर अपनी बचत दे दी थी और कैसे हर मुश्किल में उनका साथ दिया था। रमेश चाचा धीरे धीरे राजेश जी के पास आए। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। फिर वे रिया की ओर मुड़े। बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने आज मुझे सिखा दिया कि असली दौलत जमीन नहीं परिवार होता है। उन्होंने वहीं अदालत में केस वापस लेने का आवेदन दे दिया। राजेश जी ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। दोनों भाई वर्षों बाद बच्चों की तरह रो पड़े। अदालत में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। घर लौटते समय राजेश जी ने रिया से कहा, बेटा, आज अगर सरोज जिंदा होती तो कहती कि उसने बहू नहीं, अपने संस्कारों की सच्ची वारिस पाई है। रिया ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे कहीं दूर से कोई माँ मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रही हो। लेकिन भगवान ने उसके लिए एक और अनोखा और अनमोल खुशी संभाल रखी थी। कुछ ही महीने बाद इस घर में एक ऐसी किलकारी गूंजने वाली थी जो सरोज जी की अधूरी इच्छाओं को भी पूरा कर देगी। कोर्ट का मामला खत्म हुए 6 महीने बीत चुके थे।
अब इस घर में फिर से पहले जैसी रौनक लौट आई थी। रमेश चाचा और कमला चाची भी अक्सर घर आने लगे थे। उनके व्यवहार में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। हर बार आते ही वे सबसे पहले रिया से कहते, बेटी हमें माफ़ कर दो। और रिया हमेशा मुस्कुराकर कहती, अपने लोग माफ़ी नहीं मांगते, बस साथ निभाते हैं। एक दिन सुबह सुबह रिया को अचानक चक्कर आया। राजेश जी घबरा गए। अर्जुन उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। यह सुनते ही अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब दोनों घर पहुंचे यह खुशखबरी सुनाई तो राजेश जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, सरोज, आज दादी बनने वाली हो। उस दिन पूरे घर में मिठाई बांटी गई। राजेश जी ने पहली बार सरोज जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाते हुए कहा, देखो सरोज, हमारी बहू ने इस घर को फिर से हंसना सिखा दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। 9 महीने बाद अस्पताल में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। अर्जुन ने जैसे ही उस नन्ही परी को अपनी गोद में लिया, उसकी आंखें भर आई। राजेश जी ने बच्ची को सीने से लगाया और बोले, इसका नाम सरोजी होगा, अपनी दादी की याद में। रिया मुस्कुराई, नहीं पापा जी, इसका नाम आर्य रखेंगे, लेकिन इसे हर दिन उसकी दादी की कहानियाँ सुनाएंगे ताकि यह उन्हें कभी देखे बिना भी उनसे प्यार करना सीख जाए। सबको रिया की बात पसंद आई। घर में पहली बार इतने सालों बाद फिर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। कुछ दिनों बाद रिया अपनी बेटी को गोद में लेकर सरोज जी की तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, माँ देखिए, आपकी पोती आई है। इसे आपका प्यार तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके संस्कार जरूर मिलेंगे। उसी समय हल्की हवा चली। तस्वीर के सामने रखा दीपक बिना बुझे और भी तेज जलने लगा। राजेश जी मुस्कुराकर, देखो बेटा, माँ का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तस्वीर को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन हर मुश्किल में आपकी मौजूदगी महसूस की है। उस दिन शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। हंसी, बातें, बच्चों की किलकारियाँ, सब कुछ वैसा ही था जैसा कभी सरोज जी चाहती थी। राजेश जी ने रिया की ओर देखकर कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि तुम बिना सास के ससुराल आई थी, लेकिन सच तो यह है कि सरोज कभी इस घर में से गई ही नहीं। वह तुम्हारे रूप में हर दिन हमारे साथ रही। रिया मुस्कुराई। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, आज मुझे समझ आया कि माँ सिर्फ वह नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वह भी होती है जिसके संस्कार किसी अनजान बेटी को अपना बना ले। उस रात घर की छत पर चांद पूरी चमक के साथ मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आसमान में बैठी सरोज जी अपने परिवार को खुश देखकर कह रही हों, अब मेरा घर सचमुच पूरा हो गया। तो दोस्तों, सास का रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ममता, विश्वास और अपनापन है। अगर सास साथ ना भी हो तो उनके संस्कार परिवार को जोड़े रख सकते हैं। रिश्ते खून से नहीं, प्यार, सम्मान और त्याग से बनते हैं। यही एक घर को सच्चा ससुराल बनाता है। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आप आगे कौन से टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं।